तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंस्ट्रेंट इन अ पोस्टग्रेसक्यूएल। कंस्ट्रेंट इन अ पोस्टग्रेसक्यूएल। तो ये कांस्टेंट के रिगार्डिंग आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है डेफिनेटली क्वेश्चंस डेटाबेस के। और ये कांस्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं डेटाबेस जब आप बनाते हो, क्योंकि डेटाबेस के अंदर डेटा ये प्राइमरी सोर्स होता है जिसके लिए हम सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो डेटा को हम एक रूल अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट को ऑफिशियली हम यहाँ पे लिख के देता हूँ मैं, क्या किस तरीके से रेफर किया जाता है। कांस्टेंट आर रूल्स that enforce data integrity within a database. They ensure that the data stored in database stored in a table meets certain criteria और कंडीशन। ठीक है, तो देखो चीज़ें बहुत सिंपल है। कांस्टेंट के बारे में बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन कांस्टेंट का मतलब सिंपल यही होता है कि जो भी डेटा हम स्टोर करने जा रहे हैं टेबल्स के अंदर, तो उस डेटा को कुछ रूल्स कुछ कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे कि उसी रूल के हिसाब से उसी कंडीशन के हिसाब से हमारा डेटा टेबल के अंदर स्टोर होना चाहिए। ठीक है, और उसी को कहा जाता है डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, तो डेटा इंटीग्रिटी का सिंपल मतलब होता है, बहुत लोग होते हैं उनको डेटा इंटीग्रिटी वर्ड आता है तो पता नहीं होता है, लेकिन अगर डेटा इंटीग्रिटी इस तरीके का वर्ड आता है, सो हियर व्हाट इज द डेटा इंटीग्रिटी। सो डेटा इंटीग्रिटी को सिंपली आप कह सकते हैं इट्स अ एक्यूरेसी ऑफ अ डेटा, एक्यूरेसी ऑफ डेटा। ठीक है, अगर आपके डेटा जो है आपके पास डेटा है उसकी अगर डेटा को एक्यूरेसी अगर चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि वो डेटा को कुछ रूल्स अप्लाई होना ज़रूरी है, उस रूल के हिसाब से चीज़ें वो होनी चाहिए। तो जो भी हमारा डेटा है हम टेबल के अंदर स्टोर करते हैं, तो किस तरह का भी डेटा हम टेबल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमें उस तरीके का डेटा स्टोर करना है तो हमें यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी का इस्तेमाल अगर करना है, मतलब हमें जो भी डेटा है हमारा वो एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए कि उस डेटा को कुछ हम रूल अप्लाई करेंगे ताकि वो डेटा हमारा उस रूल के हिसाब से ही उसके अंदर इंसर्ट होगा, ताकि हमारे डेटा की जो श्योरिटी होती है और एक्यूरेसी होती है वो मेंटेन हो सकती है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर टेबल के ऊपर हमें अप्लाई करनी है कि टेबल के अंदर जो कॉलम्स है, कॉलम्स के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है, तो उस डेटा के अंदर एक्यूरेट डेटा जाना चाहिए। मतलब जिस तरीके से आपने डिसाइड किया है कि इस टाइप का ही डेटा इस तरीके से इसके अंदर जाना चाहिए, या फिर सर्टेन कंडीशन ऑकर होने के बाद वो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही डेटा उसके अंदर स्टोर होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट। अंडरस्टूड? सो नाउ देयर इज अ डिफरेंट कांस्टेंट प्रोवाइडेड बाय द पोस्टग्रेसक्यूएल। अलग अलग कांस्टेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, अलग अलग रूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम अलग अलग तरीके से रूल्स लगा सकते हैं हमारे टेबल के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला कांस्टेंट है यहाँ पे इज अ लिस्ट ऑफ कांस्टेंट। पोस्टग्रेसक्यूएल
ठीक है। तो कांस्टेंट में सबसे पहले यहाँ पे है नॉट नल कांस्टेंट। not null constant, so ensures that column cannot have null value. This constant must be satisfy for every row in a table, ठीक है। सो अभी यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसे को कहा जाता है नॉट नल कहा जाता है, ठीक है। तो नॉट नल कांस्टेंट है, इसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि अगर आपको लगता है कि कोई कॉलम है आपका, कोई फील्ड है, उसके अंदर जो डेटा है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एम्प्टी मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा इंसर्ट होना चाहिए। अगर डेटा इंसर्ट नहीं होता है मतलब क्या होता है, वहाँ पे एक नल वैल्यू जाती है। तो उसके अंदर आपको नल नहीं चाहिए। नल मीन्स नथिंग। आपको अगर फील्ड के अंदर कंपलसरी डेटा आपको उसके अंदर इंसर्ट होना ही चाहिए। तो इस तरीके की आपको रूल अप्लाई करना है टेबल के ऊपर, तो आप नॉट नल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉट नल है ये प्रोवाइड करता है कंपलसरी डेटा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आप कभी आपने फॉर्म फिलअप किया होगा ऑनलाइन पे, तो वहाँ पे स्टार देते हैं कि ये फील्ड मस्ट है, मतलब ये फील्ड ऑप्शनल नहीं है, मतलब उसके अंदर डेटा आपको एंटर करना ही करना है। तो सेम इसी तरीके से डेटाबेस जब टेबल हम डिफाइन करते हैं, तो टेबल जब बनाते हैं तो तब हमें डेटाबेस को बताना पड़ता है कि ये टेबल के अंदर ये कॉलम है, इसके लिए ये रूल ये है कि इसके अंदर नल नहीं होना चाहिए, इसके अंदर डेटा होना ही चाहिए। अगर कोई इसके अंदर डेटा इंसर्ट नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा और ऑपरेशन अलाउ नहीं करेगा। तो इस तरीके का जो रूल होता है उसी को नॉट नल कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। तो अभी इसको एग्जांपल देते हैं कि हम किस तरीके से नॉट नल कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जो भी कांस्टेंट होते हैं हमारे, ये कांस्टेंट हम यूज कर सकते हैं DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो इट इज यूज टू डिफाइन कांस्टेंट। ओके, तो आपको कांस्टेंट डिफाइन करने हैं, तो आपको जिस डेटा को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, उसी स्ट्रक्चर बनाते वक्त ही आपको ये कांस्टेंट डिफाइन किए जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम किसी टेबल को क्रिएट करते हैं तो उस टाइम ही हम क्या करते हैं, कांस्टेंट बनाते हैं। तो इसका एग्जांपल है यहाँ पे इस तरीके से, मान लो हम कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम है मान लो कि ऑथेंटिकेशन। तो एक टेबल हम बनाना चाहते हैं, उसका नाम दिया है हमने ऑथेंटिकेशन नाम दिया है, उसके अंदर हम यूज़र के ऑथेंटिकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा टेबल है, तो इसके अंदर हम फील्ड रखेंगे। जैसे हमें इसका एक आईडी रखना है, जितने रिकॉर्ड है उसको एक आईडी फील्ड होनी चाहिए। जैसे कि उसका डेटा टाइप सीरियल रखेंगे कि ये ऑटो जनरेटेड आईडी क्रिएट करेगा, ठीक है। कॉमा दूसरी फील्ड है, जैसे कि हमें यूज़र नेम रखना है, यूज़र नेम। तो इस यूज़र नेम फील्ड है, उसके अंदर हम क्या रखेंगे, मतलब यूज़र नेम कॉलिंग के अंदर क्या है, हमें यूज़र का नेम रखेंगे। तो वो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, तो हम टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम var यूज़ कर सकते हैं कि कितने कैरेक्टर तक उसके अंदर यूज़र नेम होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे var 100, मतलब मैक्सिमम 100 कैरेक्टर तक यूज़र नेम इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है इस कॉलम के अंदर, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये अभी ये फील्ड क्या है, ऑप्शनल है।
मतलब अगर हम इसके अंदर डेटा नहीं भी इंसर्ट करें तो डेटाबेस एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे नोट बाय डिफॉल्ट डेटाबेस फील्ड fields is optional. Okay, means it accept the null value. ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर आप कोई भी फील्ड बनाते हो, कॉलम बनाते हो, तो अगर उसको कोई कांस्टेंट या कुछ नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शनल होता है। मतलब उसके अंदर आप डेटा नहीं भी रखे तो भी ऑटोमेटिकली नल उसके अंदर जाता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या चाहिए, वो इसके अंदर कंपलसरी डेटा चाहिए, तो इसलिए आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे नॉट नल कांस्टेंट यूज कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसे भी आपने यहाँ पे फील्ड डिक्लेयर किए यहाँ पे आपको लगाना है नॉट नल। कॉमा इस तरीके से। तो जैसे भी नॉट नल यहाँ पे लगाओगे तो ये जो नॉट नल है ये दिस इज व्हाट, दिस इज अ कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपने ये कांस्टेंट लगाया। अब इसका मतलब ये है कि जो भी यूजर नेम कॉलम है उसके अंदर डेटा आपको फिलअप करना ही पड़ेगा। सारे रो के लिए जितने भी रो आप उसके अंदर इंसर्ट करोगे सबके लिए इस कॉलम के अंदर अगर डेटा इंसर्ट करना है तो आपको ये फील्ड नल नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर डेटा होना ही चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हम दूसरा यहाँ पे यूज करेंगे पासवर्ड। ओके, सो ये जो है ये अभी हो गया नॉट नेल। जैसे अभी दूसरी फील्ड है हमारी जैसे कि पासवर्ड। पासवर्ड को भी हम यार क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसको। ठीक है, तो सेकंड है यहाँ पे पासवर्ड, जैसे कि ये है वर्कर, जैसे कि हम 50 कैरेक्टर का पासवर्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कंस्टेंट लगाएंगे नॉट नल। तो इसके अंदर कंपलसरी पासवर्ड रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे सेमीकोलन, सॉरी ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेबल क्रिएशन। और आपने टेबल क्रिएट करते वक्त क्या कर दिए, फील्ड के ऊपर नॉट नल कांस्टेंट लगाया आपने। ठीक है, तो ये जो फील्ड है टेबल की उसके अंदर डेटा आपका इंसर्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं इंसर्ट करोगे तो इट विल गिव द एरर। ठीक है, सो नाउ सेकंड कांस्टेंट है यूनिक कांस्टेंट। ensure all value in a column or group of a column are unique across the table। ठीक है, तो अभी है सेकंड है यूनिक। ensure that all values in a column or group of a column
column are unique across the table. It does not allow duplicate value in the specified column. ठीक है, तो अभी दूसरा कांस्टेंट है जिसी को हम यूनिक कहते हैं, यूनिक कांस्टेंट है। इसका पर्पज़ इसलिए होता है कि अगर कोई भी कॉलम आप किसी कॉलम के अंदर जो वैल्यू है तो वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए इस कॉलम के अंदर। तो इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, यूनिक कांस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो भी कॉलम है आपका जिसके अंदर जितनी भी वैल्यू है सारी यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज ए यूनिक कांस्टेंट। सो इसका एग्जांपल देखेंगे हम। क्रिएट टेबल, जैसे टेबल का नाम हमने लिखा था ऑथेंटिकेशन, ओपन। जैसे इसके अंदर फील्ड है आईडी और ये है सीरियल, कॉमा। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा फील्ड था यूज़र नेम, ठीक है। तो इसका वर्क्यार 100 कैरेक्टर का नेम होना चाहिए और यहाँ पे हम यूज करेंगे यूनिक, ये कैपिटल में, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कांस्टेंट लगा सकते हो। और जैसे यहाँ पे पासवर्ड है वर्क्यार 50 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, जैसे कि इसको नॉट नल, ठीक है। और आप यहाँ पे इसको इस तरीके से मल्टीपल कांस्टेंट एक कॉलम को लगा सकते हो आप, ठीक है। तो मल्टीपल कांस्टेंट, ये कॉलम नॉट नल भी है और यूनिक वैल्यू। तो इसके अंदर आप जो भी वैल्यू इस कॉलम के अंदर एंटर होंगी, मल्टीपल रो जब इंसर्ट होंगे तो इस कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए उस टेबल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से, तो जैसे मान लो कि ये हमारा टेबल है, अभी यहाँ पे ये ऑथेंटिकेशन टेबल है। तो इसके अंदर हमने 3 कॉलम डिफाइन किए थे, आईडी, ये आईडी वाला है, और ये यूज़र नेम एंड ये है पासवर्ड वाला। तो इसके अंदर आईडी, यूज़र नेम और ये है आपका पासवर्ड, ठीक है। तो जैसे आईडी है मेरा 1, यूज़र नेम है ABC और पासवर्ड है 1 2 3, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे जो कॉलम है हमारा यूज़र नेम, उसी को क्या लगाया हमने यहाँ पे यूनिक कांस्टेंट लगाया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉलम है यूज़र नेम का, इस कॉलम के अंदर जितने भी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे इस टेबल के अंदर, तो इस कॉलम की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे फिर से ABC दे दूँगा और पासवर्ड 4 2 3 दे दूँगा, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, डेटाबेस क्या देगा, एरर देगा, आपको प्रॉब्लम देगा। क्यों? इसका मतलब क्या है, ये जो यूज़र नेम है ये कॉलम क्या है, यूनिक है, मतलब इसको हमने रूल लगाया है यूनिक। तो इस कॉलम के अंदर यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू बनी है यहाँ पे। तो इस तरीके से डुप्लीकेट वैल्यू एक कॉलम के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह का जो भी रूल होता है उसी को कहा जाता है यूनिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे यूनिक वैल्यू देना चाहिए, जैसे XYZ, तो अब ये अलाउ करेगा। तो ये जो यूज़र नेम कॉलम है इसके अंदर जितने भी रोज आप मतलब जितने भी रोज होंगे टेबल के अंदर, तो इस कॉलम के अंदर जो भी डेटा होगा वो सब यूनिक होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिक कांस्टेंट। उसके बाद देखेंगे नंबर 3, प्राइमरी की कांस्टेंट। कोई बात नहीं ना, दोनों में से, क्योंकि मैच तो हम क्या करते हैं, यूज़र नेम यानी पासवर्ड दोनों मैच करते हैं, ठीक है।
यूज़र नेम अगर सेम भी होता है, सॉरी, यूज़र नेम आपका यूनिक ही होना चाहिए, पासवर्ड सेम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि डिस्टिंग्विश तो यूज़र नेम से ही होने वाला है ना, ऐसा है। सो प्राइमरी की कांस्टेंट, specify column a column or a group of a column as the primary key for a table. It uniquely identify each row in the table and cannot contain null value, and ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है प्राइमरी की कांस्टेंट, दिस इज अ प्राइमरी की कांस्टेंट, तो इसका यूज इसलिए होता है कि आपको अगर कोई भी कॉलम जो है आपका, ठीक है, तो उस कॉलम के अंदर आपको जो भी वैल्यू है वो यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, और सेकंड की मतलब जितने भी आपके टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स है रो, तो हर रो के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आपको देना है, ठीक है। तो मल्टीपल रो में से हर को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है आपको। जैसे मल्टीपल स्टूडेंट होते हैं तो 2 स्टूडेंट का नेम सेम हो सकता है, लेकिन उसके रोल नंबर से हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो अगर आपको एक आइडेंटिटी देनी है, यूनिक आइडेंटिटी टू द मल्टीपल रिकॉर्ड, तो उसके लिए प्राइमरी की का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो भी कॉलम होता है उसको हम प्राइमरी की कॉलम बनाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उस कॉलम के अंदर सबसे पहले यूनिक रिकॉर्ड होने चाहिए, मतलब सॉरी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्राइमरी की जो होता है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी की इज इक्वल टू यूनिक कांस्टेंट प्लस नॉट नल कांस्टेंट, ठीक है। सो प्राइमरी की जब आप लगाते हो तो इसका मतलब ये 2 कांस्टेंट ऑटोमेटिकली उस टेबल के ऊपर अप्लाई होते हैं, मतलब उस कॉलम जो है उस कॉलम की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, और सेकंड वो नॉट नल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों का मिलके एक प्राइमरी की बनता है। और प्राइमरी की के और भी कुछ पर्पज होते हैं, जैसे कि आपको रिलेशनशिप सेट करनी होती है 2 टेबल के बीच में, तो प्राइमरी की का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्राइमरी की एक कांस्टेंट है जिसका मैक्सिमम यूज होता है आपके रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए और आपको टेबल की रिलेशनशिप सेट करने के लिए। तो दिस काइंड ऑफ कांस्टेंट इज अ प्राइमरी की कंसेप्ट, ठीक है। तो सेट रिलेशनशिप, सेट रिलेशनशिप। सो जैसे कि इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक टेबल है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, टेबल नाम का टेबल हम बना रहे हैं यहाँ पे, जिसके अंदर सेट ऑफ स्टूडेंट हम स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका रोल नंबर लेंगे हम, रोल नंबर, और इसको दे देंगे हम सीरियल, और यहाँ पे हम लगाएंगे प्राइमरी की, ठीक है। तो ये जो है प्राइमरी की, दिस इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट। ये हो गया आपका कांस्टेंट हो गया, कॉमा, फिर यहाँ पे नेम वर्क्यार 100 कैरेक्टर का उसका नेम होना चाहिए, और नेम नॉट नल यहाँ पे हम इसको
कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद उसका एज होना चाहिए आपका इसका इंटीजर, और ये भी नॉट नल होना चाहिए। इसके लिए हमने ये रूल इसको अप्लाई कर दिए, ठीक है। और ये हमारा टेबल क्लोज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी कॉलम को प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो रोल नंबर प्राइमरी की जो टेबल कॉलम है, ये इसके अंदर यूनिक वैल्यू ही स्टोर होगी। वैल्यू ये कॉलम जो है ये कॉलम के अंदर नल वैल्यू इंसर्ट नहीं होनी चाहिए। और सेकंड, इसका इस्तेमाल करके दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप सेट की जाती है। तो इस तरीके का जो भी कांस्टेंट होता है उसी को कहा जाता है प्राइमरी की। नंबर 5 4 है फॉरेन की। एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी by linking two table together through a column that reference the primary key of another table. It ensures that a value in the referencing column exists in the reference column, ठीक है। सो अभी यहाँ पे है फॉरेन की कांस्टेंट। फॉरेन की कांस्टेंट का पर्पज़ ये होता है कि एक टेबल दूसरे टेबल के साथ आपको लिंक करना है, ठीक है। मतलब एक टेबल का रिकॉर्ड है, दूसरे टेबल के अंदर भी एक रिकॉर्ड है, तो पहले टेबल का कौन सा रिकॉर्ड है ये दोनों के बीच में लिंक करना है, इसलिए आपको फॉरेन की का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस कॉलम को भी आप फॉरेन की लगाते हो और उसको फॉरेन की अगर सेट करते हो, किस टेबल के साथ उसका रिलेशन सेट करना है, ठीक है। तो फॉरेन की क्या करेगा, जो भी टेबल का आप रिलेशन सेट करना चाहते हो तो उसकी प्राइमरी की का इस्तेमाल करेगा, और उसके अंदर सिर्फ दूसरे टेबल की प्राइमरी की ही उसके अंदर स्टोर होगी। तो अभी इसको देखेंगे एग्जांपल की मदद से किस तरीके से मतलब ये किस तरीके से वर्क करता है और इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, ठीक है। अभी हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पे एक टेबल है यूज़र क्रिएट टेबल, सॉरी ये है हमारे पास क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम दिया हमने यूज़र, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र टेबल है, उसका एक आईडी है जो कि सीरियल है, इसका डेटा टाइप, और इसको हमने क्या लगाई है, प्राइमरी की। मतलब ये फील्ड क्या होगी, यूनिक होगी आपके टेबल के अंदर। प्राइमरी की लगाई है इसके अंदर हमने, ठीक है। अब सेकंड है यूज़र का नेम है, जैसे इसका वर्क्यार, इसका नेम 100 कैरेक्टर तक हम लिखेंगे यहाँ पे, और इसको लगाएंगे नॉट नल,
ठीक है। तो ठीक है, नेम और आईडी ये हो गया आपका एक टेबल, यूज़र टेबल। ठीक है, तो ये एक टेबल हो गया। अभी हम क्या करेंगे, दूसरा टेबल बनाएंगे यहाँ पे, क्रिएट टेबल प्रोफाइल नाम से। तो मान लो कि हमारी वेबसाइट में मल्टीपल यूज़र है और हर एक यूज़र का एक प्रोफाइल भी होता है। ठीक है, जैसे हमारा व्हाट्सएप का प्रोफाइल होता है, या फिर अगर हम मतलब हम कोई एक इस तरीके की एक एप्लीकेशन बना रहे जिसके अंदर एक यूज़र्स होते हैं और उसका कुछ प्रोफाइल भी होता है, जैसे उसकी फ़ोटो, प्रोफाइल पिक्चर, उसकी एजुकेशन, ये व्हाट एवर विल बी प्रोफाइल। तो उसके लिए हम एक अलग टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोफाइल का टेबल है जिसके अंदर प्रोफाइल रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। तो प्रोफाइल टेबल के अंदर प्रोफाइल का भी एक यूनिक आईडी होता है, मतलब यूनिकली प्रोफाइल आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे आईडी, और यहाँ पे इसका टाइप है सीरियल, और ये है प्राइमरी की। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोफाइल प्राइमरी की है। अब प्रोफाइल के अंदर मानो कि एजुकेशन नाम का एक फील्ड है, एजुकेशन, इसका डेटा टाइप वर्क्यार, और एजुकेशन हम 500 कैरेक्टर के अंदर क्या करने वाले, लेने वाले, और इसको कंपलसरी करेंगे नॉट नल। ठीक है, उसके बाद अभी यहाँ पे हम ये हो गया एजुकेशन। उसके बाद प्रोफाइल के अंदर हम लेंगे उसका एड्रेस, एड्रेस, तो एड्रेस भी लेंगे वर्क्यार, या फिर हम टेक्स्ट में लेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट मतलब इस अनलिमिटेड टेक्स्ट, और एड्रेस उसका लेंगे हम ऑप्शनल है ये। ठीक है, सो नाउ अभी हमें क्या करना है, एक फॉरेन की कॉलम इसके अंदर रखना है ताकि उस कॉलम की हम उस कॉलम से लिंक कर सके यूज़र टेबल के रिकॉर्ड को। तो यहाँ पे कॉलम फॉरेन की कॉलम करेंगे, जैसे कि ये हमारा यूज़र है यहाँ पे, तो यूज़र का आईडी स्टोर करने के लिए, तो यहाँ पे यूज़र आईडी, ये एक फॉरेन की कॉलम है हमारा, और इसका डेटा टाइप हम इंट रखेंगे। ठीक है, तो ये कॉलम हमने यहाँ पे लिया है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो यूज़र है, यूज़र टेबल है, उसकी आईडी हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे इसके अंदर। नाउ अभी इसको हमें क्या करना है, फॉरेन की बनाना है, टू मेक अ फॉरेन की। तो फॉरेन की बनाना है मतलब इसको हम रिलेशनशिप सेट करना है किसके साथ, यूज़र के साथ। ठीक है, तो किस यूज़र का कौन सा प्रोफाइल है, इसके लिए इसके साथ लिंक करना है। तो ये यूज़र आईडी एक कॉलम बनाया है हमने। अभी आपको क्या करना है, इस कॉलम को फॉरेन की बनाना है। तो फॉरेन की बनाने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना है फॉरेन की, और इसके अंदर आपको देना है कौन से कॉलम को आप फॉरेन की बनाना चाहते हो, जैसे यूज़र आईडी को, तो यूज़र आईडी। तो आप इसको किसका रेफरेंस देना चाहते हो, मतलब इसको लिंक करना चाहते हो आप किसके साथ, यूज़र टेबल के अंदर किस कॉलम के साथ, आईडी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस। अब आपको रेफरेंस देना है किसका, यूज़र का। ठीक है, तो टेबल का नाम है यूज़र टेबल है, और उस टेबल के अंदर कौन सी फील्ड है आपकी, आईडी, तो आईडी का रेफरेंस देना है इसको। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, और ये होगा हमारा क्लोज। अब इसका मतलब क्या है कि हमारा ये दूसरा टेबल है, ये टेबल 1 है यहाँ पे, और ये हमारा टेबल 2 है। ठीक है, तो अभी टेबल 1 के अंदर जो भी रिकॉर्ड हम इंसर्ट करेंगे, और उस रिकॉर्ड का जो आईडी है, ये आईडी, इस आईडी को स्टोर करेंगे हम इस फील्ड के अंदर, दूसरे टेबल के। अब ये जो फील्ड है ये फॉरेन की है, तो फॉरेन की क्या करेगा, इसके अंदर हम सिर्फ ये टेबल की जो आईडी है, जितनी भी आईडी है उसी में से ही वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, दूसरी वैल्यू नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो अब इसको थोड़ा सा टेबल रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे किस तरीके से वर्क होता है। तो जैसे ही हमने टेबल 1 बनाया है, तो इस टेबल इस तरीके से बनेगा, टेबल 1, ये टेबल 1 है हमारा, दिस इज अ टेबल 1।
तो इसको नाम क्या दिया था हमने टेबल को, यूज़र, और उसके अंदर कितनी फील्ड है, एक, और ये दो फील्ड है, आईडी एंड नेम। तो ये इसके अंदर दो फील्ड है, ये टेबल है हमारा यूज़र, और यहाँ पे है आईडी और यहाँ पे है नेम, ठीक है। और इसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड हम स्टोर करेंगे। अब ये टेबल बन गया, इस टेबल का नाम क्या है, यूज़र, ठीक है। अब हमने ये टेबल नंबर सेकंड बनाया है यहाँ पे। अब इस टेबल जैसे बनाएंगे तो इस तरीके से टेबल बनेगा। ओके, इसके अंदर कितने कॉलम है यहाँ पे, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, 4 कॉलम है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कॉलम बनाएंगे हम, एक आईडी के लिए एक, दूसरा बनाएंगे 2, और ये 4 कॉलम। ओके, अब यहाँ पे पहला है आईडी वाला, दूसरा कॉलम है एजुकेशन, तीसरा कॉलम है एड्रेस, और चौथा कॉलम है यूज़र आईडी, ठीक है। अब ये जो चौथा कॉलम है दिस वन, ये क्या है, फॉरेन की है। ये कॉलम को हमने फॉरेन की अप्लाई की है। अभी इस कॉलम के अंदर जो भी हम यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करेंगे, ये वैल्यू सिर्फ इस कॉलम के आईडी फील्ड की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी हम आईडी के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं पहले। तो यूज़र टेबल, जैसे यूज़र के अंदर आईडी 1 है और नेम है फॉर एग्जांपल राजू, ठीक है। आईडी 2 है, नेम है पिंकी। तो ये हो गया यूज़र टेबल। अभी यहाँ पे प्रोफाइल है यहाँ पे। अब राजू का प्रोफाइल कौन सा है और पिंकी का कौन सा है, ये हमें लिंक करना है। तो यहाँ पे प्रोफाइल आईडी है, मान लो प्रोफाइल आईडी 1 है, और इसके अंदर एजुकेशन है BCA, एड्रेस है पुणे, ठीक है। और ये है प्रोफाइल आईडी 2, एजुकेशन है BE, और एड्रेस है मुंबई, ठीक है। अब ये हमारे दो टेबल है, ये हो गया टेबल प्रोफाइल, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोफाइल टेबल। अभी हमें क्या करना है, रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि दो टेबल एक साथ लिंक होते हैं। लिंक मतलब क्या है कि ये जो पहला रिकॉर्ड है ये राजू, तो राजू का प्रोफाइल कौन सा है इस दोनों में से, ये आइडेंटिफाई होना ज़रूरी है। तो मान लो कि राजू का ये प्रोफाइल है, दिस वन राजू का प्रोफाइल, लेकिन ये कैसे पता चलेगा, तो राजू का जो आईडी है 1, ये आईडी कौन सा है, ये प्राइमरी की है, क्या है ये, प्राइमरी की। तो ये जो आईडी है, ये आईडी हम इसके फॉरेन की के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो यूज़र आईडी है, ये यूज़र आईडी यहाँ पर है, यहाँ पे। तो फॉरेन की कौन सा है, यूज़र आईडी। तो यहाँ पे हमने क्या दिया है, फॉरेन की यूज़र आईडी, मतलब ये यूज़र आईडी फॉरेन की है, रेफरेंस दिया है यूज़र के आईडी का, मतलब यूज़र टेबल का जो आईडी है वही आईडी हम इस कॉलम के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मुंबई जो है, इसका यूज़र का आईडी राजू का 1 आईडी है, ठीक है। और पिंकी है, पिंकी का यहाँ पे 2 आईडी है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो टेबल है यूज़र, उसके रिकॉर्ड हमने प्रोफाइल टेबल से लिंक कर दिए। अभी हम इसको बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से यूज़र का कौन सा प्रोफाइल है, ठीक है। तो जैसे यूज़र राजू है, राजू का प्रोफाइल हमें फॉरेन की से पता चलता है कि यूज़र आईडी क्या है, फॉरेन की। 1 नंबर का आईडी को किसका है, राजू का है यहाँ पे, तो ये प्रोफाइल राजू का है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर रिलेशनशिप सेट करनी है तो आप फॉरेन की का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। नाउ अभी ये जो फॉरेन की है, ठीक है, अभी मान लो यहाँ पे अगर इसके अंदर प्राइमरी की कौन सा यूज़र टेबल का आईडी है, तो इसके अंदर आईडी ये 1 है और 2 आईडी है, लेकिन मैं यहाँ पे आईडी 5 इंसर्ट करूँ तो इट विल गिव द एरर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो यूज़र आईडी फॉरेन की दिया है हमने, इसका रेफरेंस मतलब ये सिर्फ ये जो यूज़र आईडी है, ये यूज़र आईडी ये सिर्फ यूज़र टेबल के आईडी फील्ड की वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो इसके अंदर जितने आईडी है इसी में से इसके अंदर वैल्यू आ सकती है, अदर देन ये वैल्यू नहीं एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, मतलब फॉरेन की जो भी फॉरेन की कॉलम है वो किसी प्राइमरी की कॉलम की वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है। तो आप उसको इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये है सेकंड नंबर। तो राजू है 1 नंबर आईडी,
एंड यहाँ पे सेकंड नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉरेन की का इस्तेमाल करके रिलेशनशिप सेट कर सकते हो। नाउ हियर अभी अभी यहाँ पे ये जो प्रोफाइल बना है, ये प्रोफाइल टेबल है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि जिस टेबल के अंदर, मैं यहाँ पे नोट लिख के देता हूँ, नोट, जिस टेबल के अंदर फॉरेन की होती है तो वो टेबल को ऑलवेज रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, सो हियर इफ any table called relational schema or relation, if it has foreign key column। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, अगर आपको कभी वर्ड आता है रिलेशनल स्कीमा या फिर रिलेशन बोल के, तो रिलेशन का मतलब क्या होता है कि टेबल ही होता है, लेकिन उसके अंदर अगर कोई भी फॉरेन की कॉलम होता है तो वो टेबल ऑलवेज रिलेशनल स्कीमा कहा जाता है, उसको रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो भी हमारा RDBMS है ये इसी स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। इसके अंदर मल्टीपल टेबल के अंदर हमारा डेटा हम स्प्लिट करते हैं, रखते हैं और फिर उसकी लिंक बनाते हैं ताकि हमें हर एक टेबल का रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड किसके साथ एसोसिएट है ये समझने के लिए। सो दैट्स वाई दे आर यूजिंग द फॉरेन की कंस्टेंट। तो फॉरेन की कंस्टेंट सिर्फ प्राइमरी की को की वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है दूसरे टेबल के अंदर। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन यूज द प्राइमरी की। अंडरस्टूड? प्राइमरी की किस तरीके से वर्क करती है या तो यस, यू कैन क्रिएट द फॉरेन की कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन उसको रेफरेंस देना पड़ेगा कि उसके अंदर किस टेबल की प्राइमरी की का वैल्यू आप स्टोर करने वाले। तो यहाँ पे मैंने दिया है, यहाँ पे ये यूज़र आईडी फॉरेन की है और रेफरेंस दिया है मैंने यूज़र टेबल की आईडी फील्ड का। अगर आपको यहाँ पर क्रिएट करना है टेबल के अंदर के, यहाँ पर भी कोई फील्ड ले लो, फिर उसके अंदर कौन से टेबल की वैल्यू स्टोर करना चाहते हो वो आप रेफरेंस सेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक टेबल के अंदर आप मल्टीपल फॉरेन की कॉलम बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फॉरेन की कॉलम का मेन पर्पज यही है कि किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की कॉलम की वैल्यू सेव करना, और उसी के सिवा दूसरी कोई वैल्यू सेव नहीं करेगा वो। ठीक है, तो दैट्स वाई इट क्रिएट द लिंक बिटवीन टू टेबल। सो दैट्स द पर्पज ऑफ द फॉरेन की। ठीक है, सो नाउ अभी हम देखेंगे चेक कंस्टेंट। Allow you to specify a condition that must be true for each row in a table. It ensures that data value meets certain requirement। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको डेटा इंसर्ट करना है किसी कॉलम के अंदर, ठीक है, लेकिन वो डेटा तभी इंसर्ट होगा जब स्पेसिफाई कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर आप डेटा इंसर्ट करने के लिए कुछ कंडीशन लगा सकते हो आपके टेबल के ऊपर, उसी को कहा जाता है चेक कांस्टेंट। ठीक है, तो चेक कांस्टेंट का इस्तेमाल करके आप कॉलम के ऊपर कंडीशन लगा सकते हो, जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी डेटा आपका इंसर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो रूल होता है उसी को कहा जाता है चेक कांस्टेंट। तो अभी देखो इसको किस तरीके से बनाया जाता है।
एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे क्रिएट, और एक चीज़ ध्यान में रखना, ये कांस्टेंट हम टेबल क्रिएट करते वक्त ही यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं। क्रिएट टेबल, जैसे हम यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है हमारा एम्प्लॉई, और इसके अंदर इसका आईडी है सीरियल, और ये है प्राइमरी की, ठीक है, ये आईडी है। उसके बाद है जैसे नेम है, एम्प्लॉय का नेम है, वर्क कैर 100 कैरेक्टर का नेम है, नॉट नल, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक एज नाम का फील्ड ले लेंगे, एज, और इसका डेटा टाइप इंटीजर, मतलब एज नाम का जो कॉलम है उसके अंदर हम यूज़र का, ये एम्प्लॉय का एज इंसर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें चेक कंस्टेंट का इस्तेमाल करना है, मतलब कुछ कंडीशन देना है इंसर्ट करते वक्त। तो यहाँ पे आपको चेक कंस्टेंट इस्तेमाल करना है, चेक, और यहाँ पे आपको देना है, जैसे ये एज है, एज ग्रेटर देन 18, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ये एज फील्ड के अंदर हम जो भी डेटा इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो ये पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं चेक करेगा। मतलब एज के अंदर हम 10 रख रहे हैं, तो ये चेक करेगा कि एज शुड बी ग्रेटर देन 18, अगर है तभी वो वैल्यू इंसर्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके की आप रूल अप्लाई कर सकते हो आपके कॉलम के ऊपर टेबल के अंदर, तो उसी को आप चेक कंस्टेंट के जरिए कर सकते हो। तो सिंपली चेक कंस्टेंट एक कंडीशन आप लगा सकते हो डेटा इंसर्ट करने के लिए आपके कॉलम के अंदर। सो दिस इज अ, हाँ चेक, सॉरी चेक ना, या वो कैपिटल है ना, तो कैपिटल में थोड़ा सा गड़बड़ होती है ना, तो ऐसा चेक लिखते हैं ना हम, तो आदत है, लेकिन कैपिटल लिखना है तो डिफिकल्ट जाता है, ठीक है। तो ये चेक है, दिस इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट। तो ये चेक कांस्टेंट है। तो जैसे भी ये आप टेबल बनाओगे, यहाँ पे ये जैसे भी टेबल क्रिएट होगा दिस इन दिस वे, इसके अंदर कितनी फील्ड है, 3 फील्ड है, 1 2। तो ये आपका टेबल बन चुका है, और इसको नाम दिया हमने एम्प्लॉय। तो इसके अंदर एम्प्लॉय स्टोर करेंगे, जैसे आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, और एम्प्लॉय का एज है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं आईडी 1 है, नेम है राजू, और एज मैं यहाँ पे 5 एंटर करूँगा, तो ये पहले कंडीशन चेक करेगा कि एज के अंदर 5 ग्रेटर देन 18 है, नहीं है। अगर इसका रिजल्ट फॉल्स है तो डेटा नहीं स्टोर होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो एरर दे देगा, डेटाबेस क्या करेगा, एरर रेज करेगा, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू 20 है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, फिर ये डेटा इंसर्ट होगा इनके अंदर। हाँ नहीं रनर्स नहीं होगा, मतलब वो क्यूरी सक्सेसफुल ऐसा मैसेज आएगा नहीं। नहीं टाइप करते वक्त नहीं, क्यूरी जब एग्जीक्यूट करोगे तो क्यूरी सक्सेसफुल मैसेज नहीं आएगा, एरर आएगा नीचे कि रेफरेंस इंटीग्रिटी का, कंस्टेंट का, तो डेटा टेबल के अंदर इंसर्ट ही नहीं होगा। अगर हम गोलैंग के थ्रू डेटा इंसर्ट करें तो गोलैंग के अंदर एक पैनिक आ जाएगा, ठीक है, उस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे पिंकी 25, तो अभी ये क्या हुआ है, प्रॉपर। तो इसका क्या हो रहा है, मतलब इस रूल की वजह से हम प्रॉपर डेटा जिस तरीके से चाहिए हम टेबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ताकि हमारी एक्यूरेसी बरकरार रह सके, ठीक है। तो दैट्स वाई कांस्टेंट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी यहाँ पे 6 टाइप का जो कांस्टेंट है, ये शायद ही आपको कोई पढ़ाता है, मैक्सिमम कोई पढ़ाता ही नहीं है कांस्टेंट, और ये बहुत पावरफुल कांस्टेंट है, और थोड़ा हेडेक भी होता है इस कांस्टेंट के ऊपर काम करने में। लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये कांस्टेंट काम करता है। तो यहाँ पे 6 नंबर का कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूजन। allow you to ensure that
allow you to ensure that if any two rows are compared on the specified column using the specifying operator. Operators, at least one of these operator comparison return false or null. ठीक है, सो अभी ये जो कंस्ट्रेंट है यहाँ पे, इसके बारे में ये थोड़ा हार्ड डेफिनेशन है, आपको समझते, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये जो एक्सक्लूजन कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका मेन पर्पस क्या है, एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट का कांस्टेंट जो होता है, इसका मेन पर्पस ये होता है कि एक कॉलम के अंदर ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। इट यूज्ड फॉर नो ओवरलैप इन अ कॉलम। ठीक है, तो अभी चलो कि एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ठीक है, सो मान लो कि आपको कोई एक मीटिंग शेड्यूल करनी है। ठीक है, तो मीटिंग आप शेड्यूल करोगे, जैसे मुझे एक मीटिंग शेड्यूल करनी है, ये मेरी मीटिंग है। ठीक है, अब मीटिंग मुझे एक रूम के अंदर शेड्यूल करनी है। ठीक है, तो हमारी एक रूम है यहाँ पे, रूम, तो रूम का एक नंबर है। ठीक है, और मीटिंग का जो टाइम है यहाँ पे, मीटिंग टाइम। तो अभी मान लो कि हमारी मीटिंग है यहाँ पे, तो मीटिंग का नाम है फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट की मीटिंग है। ओके, अब यहाँ पे जो रूम नंबर है, मीटिंग हम रूम नंबर 1 के अंदर हम मीटिंग रखना चाहते हैं। ठीक है, अब मीटिंग का टाइम क्या है पहले, तो मान लो यहाँ पे कि 2040 डैश, यहाँ पे मंथ है हमारा 6 और डेट है 12, इस टाइम को 5:44 को हमारी मीटिंग है। ठीक है, ये मीटिंग इस टाइम में है। ओके, या फिर 5 बजे मीटिंग है ये। ठीक है, अब दूसरा रिकॉर्ड यहाँ पे आया है, डेवलपमेंट मीटिंग है। दूसरी बात है कोडर की मीटिंग है, कोडर रूम नंबर 1, उसी रूम के अंदर मीटिंग है, लेकिन यहाँ पे डेट भी सेम है, यहाँ पे उसी डेट पे मीटिंग है। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये मीटिंग है 6 बजे। ठीक है, तो ये भी वैलिड रिकॉर्ड है, ये भी वैलिड है, क्योंकि एक टेबल के अंदर 5 बजे मीटिंग हो सकती है और फिर 6 बजे भी मीटिंग हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक नया रिकॉर्ड आता है मीटिंग शेड्यूल करने के लिए, तो इसके अंदर मान लो कि यहाँ पे कम्युनिकेशन की मीटिंग होने वाली है, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो रूम नंबर 1 है, तो उन्होंने मीटिंग रखी, यहाँ पे डेट सेम है और 5:30 को मीटिंग रखी है। मीटिंग किस पे रखी है, 5:30 को। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेटाबेस एरर देगा। क्यों, क्योंकि एक मीटिंग है 5 बजे और दूसरी मीटिंग है 6 बजे, तो 5:30 को कैसे मीटिंग अरेंज करोगे आप। ओके, नहीं, अभी जब भी मीटिंग जो होती है ना यहाँ पे इसके अंदर, तो पहली मीटिंग 5 बजे। ठीक है, आपने टाइम तो मीटिंग का बताया नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो दूसरी मीटिंग 6 बजे। तो ये जो एक्सक्लूजन क्या करता है, ये दोनों में का गैप के बीच में रिकॉर्ड इंसर्ट करने की परमिशन नहीं देता है। ठीक है, तो ये जो गैप हो रहा है, इस गैप के बीच में का जो अभी हमने देखा 5 और 6, तो इसके बीच में आप नहीं रख सकते कोई। इस तरीके का आपको रूल लगाना है तो आप यूज कर सकते हो, एक्सक्लूजन का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बताया नहीं मीटिंग कितने बजे चलने वाली क्या है, पहले 5 बजे रखिए, तो 6 बजे कुछ समझ के रखे होंगे ना, क्योंकि 6 बजे तक तो रूम खाली नहीं होगा, इतना तो फिक्स है। फिर टाइम 5 बजे रखिए तो दूसरी 6 बजे रखिए। ठीक है,
तो 6 बजे क्यों रखी हमने, क्योंकि 6 से पहले टाइम खाली नहीं हमारे पास, फिर 5:30 को रूम कैसे खाली होगी आपकी, है ना, इनडायरेक्टली तो यही हो रहा है ना। तो फिर इस तरीके की ओवरलैपिंग हमें अवॉइड करने के लिए क्या करना है, एक्सक्लूजन नाम का कॉन्स्टेंट यूज होता है। ये 2 घंटे ठेवली तर पहिली मीटिंग 5 बजे, दूसरी एंट्री से 7 बजे हो जाएगी, है ना। तो 7 बजे की पहली एंट्री नहीं होगी ना, क्योंकि फिर दूसरी मीटिंग दूर क्यों रखी आपने, तो आप तो पहले रखते थे ना। अगर 5:30 बजे का स्लॉट अवेलेबल है तो इसकी जगह 5:30 रहता था ना, यहाँ पे 6 बजे क्यों रहता था, 6 बजे इसलिए रहा है कि 6 के पहले अवेलेबल नहीं है आपके पास। ओके, तो इस टाइप का जो यूज केस है, मतलब आपको जो भी टाइम है उसके बीच में अगर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होना चाहिए, इस टाइप का रूल लगाना है, कांस्टेंट लगाना है, तो आपको यूज करना पड़ता है एक्सक्लूजन। तो ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है एक्सक्लूजन। तो इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, यहाँ पे देखो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसका ज़्यादा, इसलिए ये ऐसी चीज़ें कोई पढ़ाते नहीं आप, कोई इसमें ज़्यादा बच्चों को भी समझता नहीं है और ज़्यादा ट्रेनर को भी दिक्कत होती है इसको, सिंटैक्स, हाँ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चलो अभी इसको बनाने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे हम। तो जैसे हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम है, मान लो कि मीटिंग नाम का टेबल है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम मीटिंग का एक आईडी रखेंगे, आईडी मीटिंग आईडी, तो जिसका सीरियल है यहाँ पे, और ये प्राइमरी की है। ओके, अभी आपके पास एक रूम आईडी है, आप कौन से रूम आईडी के अंदर मीटिंग करना चाहते हो, इसका टाइप इंटीजर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मीटिंग का पीरियड सेट करना है, कौन से पीरियड में आपकी मीटिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे बुकिंग आईडी, सॉरी बुकिंग पीरियड, बुकिंग पीरियड, ठीक है। तो जो भी आपको बुकिंग पीरियड आपको इस तरीके की फंक्शनलिटी करनी है, तो उसका डेटा टाइप आपको रखना पड़ता है TZ रेंज, ये डेटा टाइप आपको रखना पड़ता है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इट इज़ फॉर टाइम स्टैम्प रेंज विथ टाइम जोन, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है टाइम स्टैम्प रेंज विथ टाइम जोन। ओके, दीज आर द कमेंट्स। तो ये कमेंट है, ध्यान में रखो, ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ द कोड। और फिर अभी आपको एक्सक्लूड कंस्टेंट क्या करना है, यूज करना है। तो एक्सक्लूड कंस्टेंट यूज करने के लिए आपको यूज करना है यहाँ पे एक्सक्लूड कंस्टेंट, और यहाँ पे लगाना है यूजिंग, ठीक है, और यहाँ पे GIST, ठीक है। अब ये क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे दूंगा आपको। नाउ अभी इसके अंदर आप लगाओगे, जैसे कि आपका रूम आईडी कौन सा है, ये जो रूम आईडी है, सेम रूम आईडी विथ इज इक्वल टू, तो यहाँ पे रूम आईडी विथ इज इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि सेम रूम आईडी है, इक्वल टू लगाया मतलब सेम रूम आईडी है, ठीक है। उसके बाद है बुकिंग पीरियड, तो आगे इसके आगे लिखेंगे बुकिंग पीरियड, बुकिंग पीरियड विथ एंड, तो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब इस कांस्टेंट को हमने बनाया है टेबल बनाते वक्त, अभी हम इसको एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है यूजिंग GIST, तो ये जो स्टेटमेंट है, वेयर यूजिंग GIST, ये जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे दिस वन, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है
it specify the GIST index method for efficient range comparison. ठीक है, अगर आपको दो टाइम पीरियड के अंदर कंपैरिजन करना है तो आपको GIST मेथड वहाँ पे लगानी पड़ती है। वो एक मेथड है, उसका यूज़ करके आप कंपैरिजन कर सकते हो इफिशिएंट। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या यूज़ किया है, GIST। यूजिंग मतलब इस मेथड को यूज़ किया जा रहा है। तो इसकी भी अलग अलग मेथड से उसका यूज़ होता है। तो यहाँ पे GIST मेथड यूज़ किया है। अब उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे रूम आईडी विथ, जो सेकंड है यहाँ पे रूम आईडी, ये रूम आईडी विथ, ये जो हमने लिखा है इक्वल टू, एंड सेकंड है बुकिंग पीरियड विथ एंड it defines the constant। तो जो भी कांस्टेंट है, ये जो स्टेटमेंट हमने यूज किया है ये है आपका कांस्टेंट। ठीक है, मतलब आप इसके ऊपर क्या कर रहे हो, ये मतलब ये कांस्टेंट है आपका, एक्सक्लूड कांस्टेंट, ये रूल है आपका। मतलब आप रूम आईडी विथ इक्वल लगाया है और बुकिंग पीरियड विथ एंड लगाया है, तो ये आपने कांस्टेंट डिफाइन किया है। ठीक है, अब ये कैसा, इसके आगे थोड़ा देखेंगे। ओके, सो अब मीनिंग देखेंगे पहले इसकी। रूम आईडी विथ इक्वल, अब इसका मीनिंग क्या होता है, ensure that the room ID must be same in both row being compared। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे हम दो रो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो रो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि ये नया टाइम इसके अंदर हमें ऐड करना है नहीं करना है। तो ये कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे ये दोनों रो का रूम आईडी सेम होना चाहिए। रूम आईडी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रूम आईडी विथ इक्वल। ठीक है, नाउ सेकंड, बुकिंग आईडी, बुकिंग पीरियड विथ ampersand ensure that the booking period range do not overlap मतलब एम्परसेंड ऑपरेटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है बुकिंग पीरियड विद एम्परसेंड, मतलब जो भी आप बुकिंग पीरियड टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो, तो ये जो रिकॉर्ड है बुकिंग पीरियड, उसी रिकॉर्ड के अंदर रूम आईडी सेम होना चाहिए। जिस रिकॉर्ड से आप कंपेयर करना चाहते हो कि अभी मेरी मीटिंग है अभी कितने, 5:30 बजे, लेकिन मैं कंपेयर करूंगा कि पहले 6 बजे मीटिंग है, पहले 5 बजे है, फिर 5:30 बजे कैसी मीटिंग होगी। तो ये कंपैरिजन करने से पहले मुझे प्रीवियस कॉलम जो है उनका आईडी मेरे जो मैं चेक कर रहा हूँ मेरी 5:30 बजे की मीटिंग, मतलब रूम आईडी सेम होना चाहिए। तो उसका मतलब ये इस यूज़ करते तो उसका मतलब वो होता है। और बुकिंग पीरियड विथ एम्परसेंड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये चेक करता है कि प्रीवियस जो
पीरियड है उनके बीच में तो ये नहीं है मीटिंग, ये कंपैरिजन, तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये कंस्टेंट आप लगाते हो तो ये क्या करेगा, जो भी ऑलरेडी मीटिंग पीरियड यहाँ पे है ऑलरेडी, ये मीटिंग पीरियड्स, तो ये पहले चेक करेगा कि मानो कि हमने ये टाइम जो है ये हमारा पीरियड है, टाइम को कंस्टेंट लगाया है, तो इसके अंदर जब मैं ये रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा तो ये क्या करेगा कि पहली कंडीशन क्या थी इसकी, ये यहाँ पे ये हमने लगाया है रूम आईडी विथ इक्वल टू, मतलब क्या है कि मैं इस रिकॉर्ड के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो इस रिकॉर्ड का रूम आईडी इस रिकॉर्ड के रूम आईडी से इक्वल होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। सेकंड बात यह है बुकिंग पीरियड विथ, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन होना चाहिए, मतलब ओवरलैप नहीं होना चाहिए, मतलब ये टाइम और ये दोनों का जो टाइम है 3 रिकॉर्ड का, इसके अंदर ये कंपैरिजन करेगा और ये टाइम दोनों के बीच में ओवरलैप नहीं होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से ये कांस्टेंट काम करता है। तो दीज आर द वेरी पावरफुल कांस्टेंट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इवन ट्रेनर को भी समझने में बहुत दिक्कत आती है इस कांस्टेंट को। तो मैंने भी आज तक ये कॉलेज में तो पढ़ाया नहीं गया था, या फिर लाइव कंपनी में भी इसका कोई सिनेरियो आज तक नहीं यूज़ किया गया हमने। लेकिन अगर आपके एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे मीटिंग रिलेटेड होते हैं, या फिर बुकिंग रिलेटेड होते हैं, या फिर ऑनलाइन बुकिंग, इस तरीके जो होते हैं कि मतलब एक सीट एक रिसोर्स है और उस रिसोर्स को कोई यूज़ करने वाला है स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक, तो उसके बाद आपको शेयर करना है मल्टीपल पीपल्स के अंदर, तो उस टाइम आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट ये जो कंस्ट्रेंट है इसके यूज़ करके हम फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर और बहुत कुछ डीप में थोड़ा, लेकिन उतना पढ़ेंगे तो है जो है वो भी भूल जाओगे आप, ठीक है, तो कोई बात नहीं। सो दीज आर द की कॉन्स्टेंट एंड इट इज़ अ माइट बी पॉसिबिलिटी, might be possible to ask in an interview, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में पूछने की पॉसिबिलिटी है, बट इट इज मोर देन 5+ ईयर एक्सपीरियंस, ओके, नो वरी। बट हम जो भी पढ़ रहे हम अल्टीमेट पढ़ रहे हैं, मतलब जिसके आगे कोई है ही नहीं है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, पता होगी, तो डेफिनेटली आप बड़ा इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सो इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान में रखिए, सारी चीज़ें प्रॉपर वे से हम पढ़ा रहे। और ये कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कांस्टेंट का बहुत इस्तेमाल होता है और इसके ऊपर ही पूरा रिलेशनल डेटाबेस काम करता है। तो इंटरव्यू में आपको इस कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकली सिनारियो पे मैं आपको ले लूँगा कि इंटरव्यू में आपको किस तरीके से इसके ऊपर कोड करने के लिए, मतलब क्वेरी करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। सो टुमारो आई विल टेक द ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब ट्रिकी प्रैक्टिकल ऑन दिस कांस्टेंट, ठीक है। ओके, ऑनलाइन दीपक, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, समझ में आ रहा है सबको? ऑफलाइन ऑनलाइन? ओके, ठीक है, चलो।